हाय एवरीवन, वेलकम टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन। कि जो नॉर्मल यूरिन है उसकी कंपोजिशन क्या होगी। एबनॉर्मलिटी भी हम पढ़ेंगे, नॉर्मल यूरिन की कंपोजिशन। तो इसके बारे में थोड़े से कि इसका कलर कैसा होता है, इसका नेचर कैसा है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इसकी स्मेल कैसी है, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा कलर, कि जो यूरिन है उसका कलर कैसा होगा। तो कलर कैसा मिलता है, यूरिन पेल लेमन येलो कलर का मिलेगा। और ये कलर इसका किस वजह से है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट। और जो ये यूरोक्रोम पिगमेंट है ये कहाँ से बनता है, ये बनता है हीमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसी। कि लीवर के अंदर, लीवर सेल के अंदर जो डेड आरबीसी हैं उनके हीमोग्लोबिन से एक पिगमेंट बनेगा यूरोक्रोम। और उस यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से जो नॉर्मल यूरिन है उसका कलर कैसा होगा, पेल लेमन येलो कलर का मिलेगा। इसके अलावा, इस यूरोक्रोम के अलावा यूरिन के अंदर दूसरे पिगमेंट मिलते हैं, यूरोबिलिन एंड यूरोइरेथ्रिन। ये दो पिगमेंट यूरोक्रोम के अलावा यूरिन के अंदर और मिलेंगे। फिर फर्स्ट पॉइंट हो गया कलर का। दूसरा पॉइंट हम लेके चलते हैं नेचर का। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, नेचर। कि जो नॉर्मल यूरिन है उसका नेचर कैसा होगा। जो यूरिन है वो एसिडिक इन नेचर है और इसका पीएच होगा 6। इसकी एक यूरिन की एक रेंज है, यूरिन के पीएच की एक रेंज मानी जाती है कि इसकी रेंज कितनी हो सकती है, 4.5 टू 8। कि इसकी जो पीएच की रेंज है वो 4.5 टू 8 तक वेरी कर सकती है। और नॉर्मली इसकी पीएच मानी जाती है 6। ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा कुछ कंडीशन के अंदर, कि मोर एसिडिक होगा। वैसे तो एसिडिक नेचर का है लेकिन मोर एसिडिक नेचर का हो जाएगा कुछ कंडीशंस के अंदर, जैसे कि एसिडोसिस के अंदर, फीवर के टाइम पे, अगर हम हाई प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं हमारी डाइट के अंदर, उसकी वजह से जो पीएच है वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, यूरिन एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो दो पॉइंट हमने पढ़े, क्या क्या, कलर के बारे में बात की और नेचर के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो इसकी नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.003 टू 1.04, जो कि वाटर के कंपैरिजन में, वाटर की कितनी है 1, तो वाटर के कंपैरिजन में हल्का सा ये स्लाइटली हैवियर देन वाटर मिलेगा। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किससे इन्फ्लुएंस होगी, मेनली बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड और यूरिया की वजह से। ये दो चीज़ें हैं जो कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। एक तो इलेक्ट्रोलाइट है और दूसरा क्या है, यूरिया है। ठीक है, इतनी बात आई थिंक समझ आ रही है। फिर इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी किस केस में, इन केस ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस के केस में इसकी डायबिटीज़ मेलिटस के केस में इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज होती है। क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से। और डिक्रीज कब होगी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन केस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो यूरिन की डिक्रीज होगी। इंक्रीज कौन से केस में होगी, डायबिटीज़ मेलिटस के केस में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। फिर तीन चीज़ें पढ़ी, क्या, कलर के बारे में बात की, नेचर के बारे में बात की, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं इसकी स्मेल के बारे में, कि इसकी स्मेल कैसी होगी। तो जो यूरिन है उसकी फेंट
एरोमेटिक ऑडर है, हल्की सी खराब सी स्मेल है, किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैड स्मेलिंग सब्सटेंस यूरिनोड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैड स्मेलिंग सब्सटेंस यूरिनोड। और जल्दी, जैसे अगर इसे हम स्टोर करके रख दें तो थोड़े टाइम के बाद में जो यूरिन है उसकी स्मेल और गंदी हो जाती है। जैसे काफ़ी बार क्या होता है कि फ्लश ना करने की वजह से बुरी सी स्मेल आने लगती है। वो क्यों आएगी? कि जो यूरिया है यूरिन के अंदर 80 to 90% यूरिया होता है यूरिन के अंदर। तो इस यूरिया का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है किसके अंदर? अमोनिया में। और अमोनिया तो एक बैड स्मेलिंग सब्सटेंस है ही। जो डायबिटिक पेशेंट है उसके यूरिन से स्वीटिश, हल्की सी मीठी सी ऑडर आएगा, स्मेल आएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन की प्रेजेंस की वजह से जो डायबिटिक पेशेंट है, जिसे क्या है? डायबिटीज़ है, उसके यूरिन से हल्की सी स्वीटिश ऑडर आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। फिर इसकी स्मेल कैसी है? फेंट एरोमेटिक ऑडर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस नेम्ड एज यूरिनोड। जो यूरिया है उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा अमोनिया के अंदर अगर इसे हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें तो, और ये स्ट्रॉन्ग बैड स्मेल देगा अमोनिया। तो ये है इसकी स्मेल के बारे में। फिर हम बात करते हैं इसकी क्वांटिटी के बारे में। तो जो क्वांटिटी है डेली 1.5 to 1.8 यानी कि 1500 to 1800 ml पर डे। ये लीटर, ये ml पर डे, ये एक ही बात है। या तो इस तरीके से लिख दो या इस तरीके से लिख दो कि पर डे जो डेली यूरिन आउटपुट है एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन के अंदर वो कितना होगा? 1.5 to 1.8 लीटर। बट ये वेरी कर सकता है, ये मिनिमम 800 जा सकता है और मैक्सिमम 2500 ml पर डे तक जा सकता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को निकालने के लिए मिनिमम वॉल्यूम जो यूरिन की हमें एटलीस्ट 500 ml पर डे यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा, मतलब बॉडी से निकालना पड़ेगा, मिक्चुरेशन करना पड़ेगा यूरिन का 500 ml पर डे। अगर हम हमारी बॉडी में बनने वाले सारे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी काम के नहीं है, ऐसे सब्सटेंस को क्या करना चाहते हैं? बॉडी से निकालना चाहते हैं। तो पूरे दिन में हमें मिनिमम अमाउंट जो यूरिन की हमारी बॉडी से निकलनी चाहिए वो कितनी निकलनी चाहिए? 500 ml पर डे। और इसको हम क्या बोलते हैं? इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं ओब्लिगेटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ओब्लिगेटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ये चीज़ याद रखना। ओब्लिगेटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन कितनी है? 500 ml पर डे। ठीक, अगर इस ओब्लिगेटरी वॉल्यूम से डिक्रीज़ होती है अमाउंट, ओब्लिगेटरी वॉल्यूम से अगर पर डे डिक्रीज़ होती है यूरिया सिक्रेशन की अमाउंट, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ओलिगो यूरिया। क्या बोलेंगे? ओलिगो यूरिया। बट अगर सेकंड केस में क्या हो कि अमाउंट इंक्रीज़ हो जाए, कुछ ज़्यादा ही 2500 ml से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पोली यूरिया, या दूसरी टर्म डाई यूरेसिस। क्या बोलेंगे? पोली यूरिया या फिर डाई यूरेसिस बोलेंगे। डाई यूरेसिस जनरली डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में, कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा, और उसके केस में डायूरेसिस या फिर पोलीयूरिया होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि जब क्या हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, किडनी काम करना बंद कर दे, जो किडनी है वो यूरिन की फॉर्मेशन को बंद कर दे, तो उस टाइम पे जो कंडीशन आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? एनूरिया। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे ओब्लिगेटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन कितनी है, क्या होती है, अगर इससे कम अमाउंट में यूरिन का आउटपुट होने लगा तो कौन सी कंडीशन आएगी, ज़्यादा अमाउंट
में तो कौन सी कंडीशन आएगी, किडनी अगर यूरिन की फॉर्मेशन नहीं करती तो उसे क्या बोलते हैं, एन्यूरिया बोलते हैं। अब जो वॉल्यूम है यूरिन आउटपुट की वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करेगी। जैसे एक मैं बताऊं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हम कितने फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करेंगे तो ज़्यादा यूरिन का आउटपुट होगा, अगर हम कम फ्लूइड इनटेक करेंगे तो कम यूरिन आउटपुट होगा। दूसरा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फिजिकल एक्टिविटी के, कि जितनी ज़्यादा हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, स्वेटनिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा उतना ही हमारी बॉडी से वाटर का रिलीज़, जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट हैं, उनका रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो यूरिन की जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ी, यूरिन का आउटपुट क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। तीसरा, ये किस पे डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, कि भाई एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा विगोरस स्वेटनिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा। और फोर्थ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स जैसे टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, अल्कोहल हुआ। डायूरेटिक्स अगर हम लेंगे तो यूरिन का आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा। और ये कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है, डिसऑर्डर है, जैसे कि एट्रियल हाइपोटेंशन है, ओइडिमा है, दूसरे रीनल डिसऑर्डर हैं। ऐसे केसेस के केस में ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है कि यूरिन का आउटपुट है वो पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर के केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कुछ 4-5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर यूरिन आउटपुट की वॉल्यूम डिपेंड करती है। तो अभी तक हमने नॉर्मल यूरिन की जो कंपोजिशन है उसमें क्या चीज़ देखी है। नॉर्मल यूरिन की कंपोजिशन में हमने अभी तक कलर के बारे में बात की, नेचर के बारे में बात की, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात की, इसकी स्मेल कैसी होती है और इसकी क्वांटिटी, जो सुटेबल क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन की भी बात कर लें। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन, कि कौन कौन सी केमिकल कंपोजिशन होगी इसकी, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें वाटर मिलेगा मोस्ट ऑफ 95 to 96%, यूरिया मिलेगा 2%। इसके अलावा जो दूसरे वेस्ट है लाइक कि यूरिक एसिड है, हिप्यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, K+ आयन है, H+ आयन है, फॉस्फेट है, ऑक्जेलेट्स हैं, ये सारे कितने मिलेंगे, ये मिलेंगे 2 to 3%। तो जो नॉर्मल कंपोजिशन है उसमें मेनली 2 तरीके के सब्सटेंस मिलते हैं। कौन कौन से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इनकी अमाउंट ये 6 ग्राम पर डे, ये रिलीज होगा 2 ग्राम पर डे, ये 0.2 ग्राम पर डे और ये 1.7 ग्राम पर डे। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करें तो यूरिया 20 to 30 ग्राम पर डे, यूरिक एसिड 0.6 ग्राम पर डे और क्रिएटिनिन कितना होगा, 1.2 ग्राम पर डे। इतना पर डे रिलीज़ किया जाता है यूरिन के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। अगर ह्यूमन के यूरिन की हम बात करें तो जो चीफ, मतलब कि जो मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो कौन सा है, यूरिया। तो ह्यूमंस को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं ये, कि इनका एक्सक्रीशन का पैटर्न क्या है, यूरियोटैलिक है। ठीक है,
और इस जो यूरिन है, यूरिन के अंदर मेन कौन सा साल्ट पाया जाएगा, कौन सा मिनरल साल्ट मिलेगा? तो मेन मिनरल साल्ट मिलता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जो यूरिन है उसके अंदर नॉन नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिल सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी हुआ, ऑक्सैलिक एसिड हुआ और फिनोलिक सब्सटेंसेस हुए। तो ये सब क्या है? ये हैं नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये था नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिन की एबनॉर्मल कंपोजिशन क्या होगी, जो प्रोसेस है एक्सपेलिंग आउट ऑफ यूरिन की मिक्टुरेशन के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।